दोस्तों मैं हूं आपके साथ में कैलाश नाथ, जो कि आप देख रहे हैं सफलतम आईएएस पीसीएस क्लासेस। दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे कि एक ज्योग्राफी के शानदार कंसेप्ट के साथ में मैं लेकर आया हूं आपके सामने पवन वाला टॉपिक, विंड्स जिसे हम कहते हैं। आखिरकार वायु में क्या अंतर है, हवा में क्या अंतर, पवन में क्या अंतर है, उस अंतर को देखते हुए वर्तमान में कितनी प्रकार की पवनों का वर्गीकरण किया गया है, सारी चीजें डिटेल बाय डिटेल देखेंगे। इसके पहले सबसे पहले आपको ये देखना होगा जैसे कि आप पवन किसे कहते हैं। पवन, अगर देखो पवन में आपको जानना है तो पवन से पहले की जो है वो आप देखो वायु, क्या कहेंगे, वायु और हवा। इस तीनों कंसेप्ट के साथ में अगर आप चाहोगे तो जाके मतलब आप कहीं ना कहीं मतलब कि आप समझ पाओगे। देखो हवा क्या है, हवा सभी जगह उपस्थित है। हवा क्या है, ये सभी जगह उपस्थित है। क्या सभी जगह पवन उपस्थित है? नहीं, सभी जगह पवन उपस्थित नहीं है। तो और वायु भी क्या है, वायु क्या है, वायु आप कहेंगे ये हवा है। हवा में आप अनेक तरह का मिश्रण होता है, जैसे इसमें आप देखोगे गैसें होंगी, जलवाष्प होगी, गैसें, जलवाष्प है ना, जलवाष्प और क्या होगी, धूल कण, ये सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देगी। लेकिन आपको ये जानकारी ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार वायु पवन से डिफरेंट है। देखो वायु और पवन में डिफरेंट है इस चीज का कि वायु अगर गतिशील हो गई, वायु क्या हो गई, जैसे ये वायु थी, अगर ये वायु गतिशील हो गई क्षैतिज रूप में, अगर क्षैतिज रूप में अगर ये गतिशील हो गई तो इसको हमने क्या परिभाषा दे दी, पवन परिभाषा दे दी। क्या दे दी, पवन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विंड। तो ये आपको पता चल गई। आखिरकार हमें इसे अध्ययन करने से पहले आपको यह भी जानना होगा कि आखिरकार कोई वायु क्यों गतिशील होती है। उसके पीछे 4-5 रीजन है। पहला कारण हम देखते हैं कि वायु दाब प्रवणता बल, जिसे हम कहते हैं एयर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, एयर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इसके बाद में दूसरा बल हम देखते हैं कोरियोलिस बल। क्या, कौन सा बल देखते हैं, कोरियोलिस बल। इस कोरियोलिस बल का भी मान मतलब इसका तो दिशा में परिवर्तन करना है, ये जरूरी है, बाकी इंपॉर्टेंट तो ये है। इसके बाद में अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ये सारे बल मिलकर इस हवा को क्या करते हैं, गतिशील करते हैं। और आखिरकार बात ये आती है कि कोई भी हवा या वायु गतिशील है तो उसकी दिशा क्या हो। दिशा में जानने से पहले जहां भी ये बल परिणामी होंगे, जिस दिशा में परिणामी होंगे उसी दिशा में ये क्या करेंगे, गति करेंगे। और हवा आपने देख ली, वायु देख ली, ये दोनों क्या है, स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक मतलब स्टैटिक है, कहीं गति नहीं करते। लेकिन पवन क्या है, गति करती। इसी के साथ में आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, पवन एक गतिशील अवधारणा है जबकि वायु एक स्टैटिक अवधारणा है। वायु गैस, जलवाष्प, धूल कणों से मिलकर बनी होती है। पवन क्या है, वायु का क्षैतिज संचलन रूप है। हवा सभी जगह उपस्थित है, वायु का ही रूप कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें नेक्स्ट आप देखेंगे कि आप पवनों का वर्गीकरण करते हैं कि आखिरकार पृथ्वी पर पवन कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि वायुदाब प्रवणता बल क्या है। वायुदाब प्रवणता फोर्स, वायुदाब प्रवणता बल, वायुदाब प्रवणता बल, वायुदाब प्रवणता बल। इस वायुदाब प्रवणता बल को अगर आपने समझ लिया तो आप हूबहू आप समझ जाओगे कि आखिरकार पवन क्यों गति। जैसे ये कोई वायु है, ये कोई क्या है, वायु है। अगर ये वायु अगर इस स्थान से चलकर यहाँ आई है तो क्यों आई है, ये आपको पता होगा कि क्यों आई। आपको एक बात बताते हैं, जैसे ये कोई स्थान ए है, ये स्थान ए है, ये स्थान बी है। आपको यह जानना जरूरी है कि इस स्थान का जो टेम्परेचर है, माना कि यहाँ हाई टेम्परेचर मतलब 5 MB मतलब मिलीबार होता है, इसका मात्रक 5 मिलीबार है, और यहाँ पर इस स्थान का 3 मिलीबार है। तो आप अगर पवनों की दिशा देखोगे तो पवनों की दिशा इस तरह से आएगी, पवनों की दिशा इस तरह से मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अगर हम ये भी देख लें कि वह वायु जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करे, उसको भी हम पवन कह रहे हैं। किसके कारण कर रहा है, वो वायुदाब प्रवणता बल के कारण। अब मैं बताता हूँ कि वायु में अनेक तरह की गैसें पाई जाती है, जलवाष्प पाई जाती है, जिनमें उसकी क्या होती है, ऊष्मा होती है, और वो सूर्य ताप से क्या प्राप्त कर रहे होते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर रहे होते हैं। ये ऊर्जा कहीं ना कहीं अगर यहाँ हाई प्रेशर है तो आपको पता होगा हाई प्रेशर होने पर ये कंप्रेस्ड होगी, मतलब संपीड़ित होगी, तो क्या होगी, आगे धक्का देगी तो ये निम्न दाब की ओर आएगी, ये ऐसे होगी। तो आखिरकार कहाँ हाई प्रेशर बनेगा, कहाँ लो प्रेशर बनेगा, इसके बारे में भी हम जानते हैं। आइए दोस्तों, ये और कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि वायुदाब प्रवणता बल हो गया। भाई किन्हीं दो स्थानों के बीच में वायुदाब में अगर अंतर है तो वायु गतिशील हो जाएगी। इस गतिशील होने के पीछे एक कारण बल काम करेगा, उसको हम वायुदाब प्रवणता बल कहेंगे। आखिरकार कहां पर वायु गर्म होगी, कहां पर ठंडी होगी, आइए, और कहां पर वायुदाब प्रवणता बल अधिक होगा, कहां पर ठंडी होगी। देखो दोस्तों, ये अपना क्या है, जैसे कि माना कि ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक है, यहाँ भी 30 डिग्री है, यहाँ पर जैसे 5 डिग्री है और यहाँ पर 5 डिग्री है।
अब आपको ये पता है कि ये रीजन इक्वेटोरियल रीजन है और ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। इक्वेटोरियल रीजन में हमेशा क्या होगी, सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी। ये सूर्य की किरण यहाँ पर क्या पड़ रही है, सीधी पड़ रही है। आप देख रहे हो कि सूर्य की किरण सीधी आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगी, वायु गर्म होगी। वायु गर्म होकर हमेशा क्या होगी, वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी। क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। हल्की होकर ये क्या करेगी, ऊपर उठेगी। ऐसे ऊपर उठेगी। तो अब यहाँ देखो हवा का भार था, वो हवा का भार नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, खाली स्थान हो गया। खाली मतलब हवा है लेकिन कम है, तो यहाँ पर यहाँ का दाब क्या हो गया, कम हो गया, कम भार लग रहा है। लेकिन अगर हम यही देखेंगे, ये हवा ऊपर जाएगी, कौन सा एडियाबेटिक प्रोसेस में ये ऊपर जाएगी, मतलब रुद्धोष्म प्रक्रिया में ऊपर जाएगी, और ये पौने क्या होगी, ठंडी होगी। जब ये दूसरे क्षेत्र पर जब अवतलित होगी, ऊपर होकर फैलकर ठंडी हो जाएगी, ठंडी होगी तो भारी होगी और वापस पुनः अवतलित हो रही। माना कि ये 30 डिग्री पर अवतलित हो रही है। अब देखो ये यहाँ से जाकर यहाँ आई अवतलित हो रही, तो यहाँ पर क्या पड़ रहा है, भार पड़ रहा है। भार पड़ रहा है तो ये पौने कैसी यहाँ दाब बना रहा है, मतलब यहाँ कौन सा है, हाई प्रेशर का निर्माण होगा। हाई प्रेशर का निर्माण होगा, तो यहाँ से पौने वापस इधर चलेगी। लेकिन अगर हम ये देख लिया जाए कि पौने किस प्रकार ये इसका चक्र बन रहा है, इसी चक्र को सेल कहेंगे। आगे जाकर हम हेडली सेल, पोलर सेल और ध्रुवीय सेलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये आपको ये चक्र आपको पता चल गया, कहाँ हाई प्रेशर कहाँ लो प्रेशर बन रहा है। हम एक डिवीजन देख लेते हैं पवनों का। अब पवन कितने प्रकार की होती हैं, वो पवनों का डिवीजन हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम पवनों का डिवीजन देख लेते हैं कि पवने 3 प्रकार की होती है। एक तो प्राथमिक पवने, प्राथमिक पवनों के बाद में आपको दूसरा देखेंगे द्वितीयक पवने, और द्वितीयक पवनों के बाद में हम देखेंगे तृतीयक पवने। इनको समसामयिक पवने भी कहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हर चीज के पीछे कोई न कोई लॉजिक होता है और वो कैसे क्या होते हैं। प्राथमिक पवने वो होती है जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलेगी, इनका कोई लेना देना नहीं कि कब मानसून चेंज हो रहा है, कब ऋतु चेंज हो रही, कोई चेंज नहीं होगी। तो प्राथमिक पवनों में हम कौन से देखेंगे, पहला देखेंगे व्यापारिक पवने। कौन सी देखेंगी, व्यापारिक पवने। आखिरकार व्यापारिक पवने क्या होती है। दूसरा हम देखेंगे पछुआ पवने। कौन सा देखेंगे, पछुआ पवने। और तीसरा हम देखेंगे पछुआ पवने के बाद में इसमें आएगा ध्रुवीय पवने। पछुआ पवनों के बाद में आएगा ध्रुवीय पवने। और इसमें एक जेट स्ट्रीम भी चलती है, लेकिन जेट स्ट्रीम का अध्ययन हम इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे, यहाँ पर इसका कोई जिक्र नहीं करेंगे। अगर आप समझना चाहोगे तो मैं एक डेफिनेशन दे दूंगा। उसके अलावा इसके कई प्रभाव होते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे चक्रवात हो गया, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। प्रतिचक्रवात ये हो गया। दूसरा हम इसमें स्थल समीर, घाटी समीर, ये हम इसमें पढ़ेंगे लोकल विंड्स, स्थानीय पवने। आपने देखा होगा कि राजस्थान में गर्म व धूल भरी हवाएं चलती है, जिनको हम लू कहते हैं, इसीलिए वो झुलसाने वाली गर्मी होती है। कहा जाए कि उनसे भी लोगों की मौत हो जा सकती है, उनका कितना इफेक्ट है। लेकिन इनका क्या होगा, स्थानीय प्रभाव किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, स्थानीय होगी। इस स्थानीय में देखो एक तो समसामयिक, एक तो सामयिक में होता है जिसमें 24 घंटे में अंतर हो जाएगा, अपनी दिशा परिवर्तित कर लेगी। पवन से सागर, सागर से पवन हो जाएगी, घाटी से समीर, समीर से पर्वत समीर हो जाएगी। इस प्रकार दूसरी होगी असमसामयिक, असामयिक क्या हो जाएगी, असामयिक। ये क्या होगी, लगातार एक लंबे समय तक चलती है। लू आप देख लो तो राजस्थान में चलती है। दोस्तों मैं बता दूं कि राजस्थान या भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लगातार चलती रहती है, जिससे कि वहां के लोगों को धूल भरी आंधियों से सामना करना पड़ता है। और बाकी त्वचा देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं उनके झुलसाने वाली गर्मी जैसी प्रतीत होती है। आपको ये भी होगा कि आखिरकार ये मरुस्थलीय इलाकों में चलती है, जैसे कि सहारा डेजर्ट में सिरोकोको पवन चलती है, जोंडा पवन, और आल्प्स पर्वत पर आप देखो तो वहां पर फोन पवन चलती है। तो ये सारी इनका अध्ययन करना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस प्रकार ये हवाएं आपको प्रभावित करेगी, इन सब की जानकारी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा और आपको धुआंधार पढ़ाई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।